नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म। पीलीभीत में सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए की वोट देने की अपील। देवभूमि में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। रुद्रपुर में कटे हुए गेहूं के खेत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग की चपेट में गेहूं की फसल जलकर खाक। पहाड़ी इलाकों के जंगलों में आग की बढ़ती घटनाएं। गर्मियां शुरू होते ही आग की घटनाओं में तेजी। देश के अलग अलग हिस्सों में साल दर साल बढ़ती आग की समस्या। हरिद्वार में बचत चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 साल का बच्चा सकुशल बरामद। में हर्षोल्लास के साथ मनाया बैसाखी का त्योहार। गुरुद्वारा नानक काना साहिब में हुआ कीर्तन, प्रतिभा सम्मान और दस्तार मुकाबला का हुआ कार्यक्रम। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इंटरप्रिटेशन सेंटर में अब बढ़ी पर्यटकों की संख्या। साथ ही राजस्व में हुई 20% की वृद्धि। सोशल मीडिया के जरिए चुनावी प्रचार में जुटी राजनीतिक पार्टियां। ऑनलाइन प्रचार में बीजेपी कांग्रेस से आगे। कांग्रेस मीडिया को कोऑर्डिनेटर का बयान। चुनावों में कांग्रेस की होगी जीत। मसूरी के पास जंगल में लगी आग। वन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। जानमाल का नहीं कोई नुकसान। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बीजेपी इन दिनों देश में सियासी माहौल गर्म है और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने पीलीभीत में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जितिन प्रसाद के समर्थन में वोट देने की अपील की। ये सम्मेलन का उद्देश्य आप सभी को पता है कि 19 अप्रैल को मोदी जी को हमने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उन्होंने जो 10 सालों में अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जो भारत माता को समर्पित किया है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। और मैं ये कह सकता हूं कि इस सभागार में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग कई हजार लोगों के बराबर एक एक व्यक्ति है, क्योंकि ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन है, इंटेलेक्चुअल्स लोगों का सम्मेलन है। और ऐसे लोग जिनको मैं कह सकता हूं कि इस पूरे पूरनपुर क्षेत्र के सारी क्रीम यहाँ पर बैठी है। जिस प्रकार से क्रीम होती है उस प्रकार का ये सम्मेलन है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। समाज के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें समय समय पर आप सबके माध्यम से उनके बीच में बातें जाती हैं, जो देश में चल रहा है, समाज में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, उन सब बातों की जानकारी आप सबके माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचती है। भाइयों बहनों, उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में अपने गृह क्षेत्र खटीमा में विशाल जनसमर्थन रैली निकाली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेमी जनता से हम पूरा विश्वास है कि मोदी जी की ओर से दिया गया 400 पार का नारा पूर्ण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत रही है। विभिन्न अवसरों पर हमने कोशिश की है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होते हैं या देश में आयोजित होते हैं, उसमें हमारे इस खटीमा क्षेत्र के जो कलाकार हैं उन सबको किसी न किसी रूप में प्रतिभाग करने का अवसर मिले, वो प्रतिभाग करते हैं। हमारे ऐसे सभी कलाकार बंधु, मैं सबका
ये मेरी कर्मभूमि रही है खटीमा। इस अपनी कर्मभूमि में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या पर यहां पधारे हैं। उधर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आपको ये भी बता दें कि मतदान से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने कई जगह चुनावी जनसभा की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील भी की। उधर बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया है और पार्टी ने घोषणा पत्र को बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी दिया है। बता दें आपको कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। वहीं इस पर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि ये संकल्प पत्र मोदी सरकार की ओर से जनता को दी गई गारंटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। ये इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है, जो यह गारंटी देता है कि देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के दलित, गरीब, वंचितों के लिए उनका जो स्वर्णिम भविष्य बनने वाला है, वह इस बात की गारंटी देता है। उधर आपको बता दें कि खटीमा के चटिया फार्म में दरअसल बस बिगराबाग चौराहे के पास ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 22 बच्चे घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बता दें आपको कि सभी बच्चे सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत सामान्य है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हालचाल भी जाना। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दरअसल प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसके बाद अब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के उठाए गए सवालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लंबे समय तक देश में सरकार रही है और उस समय उन्हें सैनिकों और महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं आया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। जिस तरह से प्रियंका जी ने, मैंने अभी उनकी जो प्रेस दे कि वो सभा देखी थी, जनसभा, उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस है जो आज सैनिकों के सम्मान की बात कर रही है। 1996 से पहले जब कांग्रेस की सरकारें देश में होती थी, क्या सैनिकों के सम्मान की इनको याद नहीं आई? ये काला बक्सा, काला कंबल, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड लेकर के शहीद सैनिक के घर भेजते थे। इनको याद आया नहीं आया? दूसरी बात, जो हमारा सबसे धार्मिक और सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार में हर की पहाड़ी है, उसको इन्होंने एक शासनादेश निकाल करके नहर का स्वरूप दे दिया। इन्होंने कहा साहब ये तो नहर है। अब राउत जी ने 4 दिन पहले कहा कि मैंने जुम्मे के नमाज का कोई वो जारी नहीं किया था। मैंने आपको दिखाया ना अभी, वो ये है ना, ये जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि कह रहे हैं, राउत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे की उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। नहीं, सजा तो
उधर भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक का भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके संघर्ष को याद किया गया। और इस दौरान देहरादून में कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुलनीय संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना करी थी, उसके लिए पूरा आज देश उनका कृतज्ञ है। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान को खतरे में डाल रही है, संविधान खत्म करना चाहती है। आज कांग्रेस की ओर से और अन्य पार्टियों की ओर से पूरे देश भर के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। निश्चित तौर पे जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, आज उसी के अनुरूप सभी लोगों को सभी प्रकार के अधिकार मिले हैं। निश्चित तौर पर अगर इनके जो संविधान निर्माता जी ने ये संविधान नहीं बनाया होता तो आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आज हम पूरे देश के अंदर उनका जयंती मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे उत्तराखंड में आ चुके हैं और विशाल जनसभा को संबोधित करके यहाँ से गए हैं। उसके बाद प्रियंका वाड्रा गांधी जी उत्तराखंड के अंदर आई, उन्होंने भी जनता को संबोधित किया और यहाँ पे चुनाव प्रचार किया। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ममता काला, जब उनसे पूछा गया अंकिता भंडारी वाले मामले में, तो वो मीडिया प्रेस छोड़ के निकल गई है। जब स्मृति ईरानी जी से पूछा गया तो पत्रकारों को धक्का ना दीजिए कह के बात निकल गई है। ये जो मेन मुद्दे हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जो लोगों की समस्या है और जो इन्होंने जुमले जनता के बीच में छोड़े थे, जैसे इन्होंने कहा था कि काला धन हम लेके आएंगे, 15 लाख रुपए के अकाउंट में आएंगे, आज तक किसी अकाउंट में नहीं आया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, रोजगार आज तक नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। ये सारे मुद्दे जो हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी हमारी है, हम घर घर जाकर अपने वॉर रूम के माध्यम से भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उधर लोकसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसी कड़ी में हरिद्वार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मयंक गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीनियर सिटीजन्स के साथ मुलाकात की और इस दौरान सभी लोगों को सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए चलाई गई योजनाओं से अवगत भी करवाया गया। रुड़की पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अपनी एक उन्होंने बैठक आयोजित की थी, जिसमें रुड़की के बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर थे। उन सब ने आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन घोषित किया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आने वाले चुनाव में वो आज से ही चुनाव के दिन तक घर घर गली गली जाएंगे और मोदी जी के लिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कमल के फूल पर वोट मांगेंगे ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो। देखिए, सीनियर सिटीजन की एक बैठक जो है कचहरी प्रांगण में की गई और सभी ने समर्थन जो है बीजेपी को दिया। सभी बीजेपी के साथ है क्योंकि वाकई हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वो सभी के लिए विकास कार्य कर रहे हैं। आपने देखा सड़कों का जाल सा बिछा दिया है, तो कहीं भी पहले हम सोचते थे दिल्ली जाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अब देखिए जब से सड़कों का जाल सा बिछ गया तो बहुत आसान हो गया इधर से उधर जाना भी। और सभी कितनी तरह की योजनाएं लेकर के आई हैं, तो सभी ने यहाँ पर मोदी जी को समर्थन दिया है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने दरअसल प्रियंका गांधी की चुनावी रैली को सफलतम रैली बताया। बता दें आपको कि दसोनी ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और एक तरफ कांग्रेस की शेरनी प्रियंका गांधी सब पर भारी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहां आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट देके चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं।
प्रियंका जी ने यहां आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी है मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो है उत्तराखंड के मुद्दे। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने चुनावों को लेकर की जा रही तमाम व्यवस्थाओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य में पोस्टल वोटिंग बहुत अच्छी हुई है और अब तक हुई ये वोटिंग जो है वो 94.73% हो चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 95% तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। हमारा पोस्टल वोटिंग काफी अच्छा हो गया है, अराउंड 90 अगर विधानसभा की वो देखेंगे प्रतिशत होम वोटिंग का, वो 94.66 है, हमारा 94.73 हो गया है, मतलब हम पार कर लिया है उससे विधानसभा से। और उम्मीद है कि इसको और बढ़ेगा क्योंकि अभी 1-2 जिले में अभी पेंडिंग है, पौड़ी में अभी हो रही है। सो मुझे उम्मीद है कि हम 95% तक हम पहुंच जाएंगे। उधर 19 अप्रैल को प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में गर्भवती महिलाओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथ तक लाने के लिए प्रशासन की ओर से सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने दरअसल बताया कि उन गर्भवती महिलाओं की जो मैपिंग है वो की गई है जिन्हें मतदान के दिन डोली की जरूरत होगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल, जो कि हमारी जितनी भी धात्री माताएं हैं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन सभी की मैपिंग की गई है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में विशेष रूप से कौन सी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिन्हें डोली की बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है, लेकिन इससे पहले ही सियासी दांवपेच का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की हॉट सीटों में से एक हरिद्वार लोकसभा सीट है, जिसके सियासी मायने भी बहुत है। ऐसे में हमारी खास पेशकश में आज आपको दिखाते हैं हरिद्वार सीट का समीकरण। हर की पैड़ी, कानों में पड़ता मंत्रों के उच्चारण का स्वर, मां गंगा की आरती, ये पहचान है हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक हरिद्वार की। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। लोकसभा चुनावों में आर या पार, पहाड़ में चुनावी ललकार, हरिद्वार सीट पर किसकी नैया लगेगी पार। हरिद्वार सिर्फ गंगा घाट की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के चुनावी शोर के लिए जाना जाता है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हर लोकसभा सीट का अपना महत्व और इतिहास है। देवभूमि की 5 संसदीय सीटों में से एक हरिद्वार की अपनी अलग पहचान है। बात करें हरिद्वार सीट की तो हरिद्वार सीट राजनीति की दृष्टि से काफी अहम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी पार्टी की जीत हरिद्वार लोकसभा सीट से होती है, उसका असर अन्य 4 लोकसभा सीटों पर भी दिखाई देता है। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह रावत, बसपा से जमील अहमद और एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार चुनावी मैदान में हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हमेशा से ही मुस्लिम और दलित वोटरों की अहम भूमिका रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हरिद्वार के चुनावी जातीय समीकरण को समझते हैं।
कुल मतदाता 18,90,422, मुस्लिम मतदाता 26%, अनुसूचित जाति 20%, पिछड़ी जाति के वोटर्स 40%। साल 1977 से वजूद में आने के बाद से साल 2004 तक ये सीट पूरी तरह से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इसके बाद साल 2009 में इसे सामान्य घोषित कर दिया गया। साल 1977 में भारतीय लोक दल ने इस सीट से अपना कब्जा जमाया था। हालांकि 3 साल बाद ही इस सीट पर मध्यावधि चुनाव कराए गए और साल 1980 में भारतीय लोक दल ने एक बार फिर से चुनाव जीता। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं हरिद्वार सीट का चुनावी इतिहास। साल 1977 भारतीय लोक दल के भगवान दास, साल 1980 भारतीय लोक दल के जगपाल सिंह, साल 1984 कांग्रेस के सुंदरलाल, साल 1987 उपचुनाव कांग्रेस के राम सिंह मांडेबास, साल 1989 भारतीय लोक दल के जगपाल सिंह, साल 1991 बीजेपी के राम सिंह मांडेबास, साल 1996 1998 से 1999 तक बीजेपी के हरपाल सिंह साथी, साल 2004 सपा के राजेंद्र कुमार बादी, साल 2009 कांग्रेस के हरीश रावत, साल 2014 बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक, साल 2019 बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार की सीमाएं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर से लगती हैं। लिहाजा इन इलाकों में मजबूत समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की छाप हरिद्वार में देखने को मिलती है। यही कारण है कि साल 2004 में हरिद्वार सीट से एक बार सपा भी अपना खाता खोल चुकी है। हालांकि 2009 में कांग्रेस नेता हरीश रावत और साल 2014 में बीजेपी नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार सीट से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अम्बरीश कुमार को 4,06,945 वोट मिले थे। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार रेणुका रावत को 4,14,498 वोट मिले थे। इन आंकड़ों के पीछे एक सर्वे सर्वा है, यानी जनता जनार्दन। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर हरिद्वार की जनता मैदान में खड़े प्रत्याशियों को लेकर क्या राय रखती है। भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है, तो सबसे पहली बात आपसे की जाए, आप धर्मपुर विधानसभा में हैं, आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? सरकार जो हॉस्पिटल और वगैरह रोजगार वगैरह पे काम कर सके, सरकार ऐसी सरकार चाहिए हमें। जो अब जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार चल रही है इस टाइम भी, जो धामी जी की सरकार है वो बहुत बढ़िया सरकार चल रही है इस टाइम। इस बार जो यहाँ पर चल रहा है भाजपा के विषय में कहा जा रहा है 400 पार, और लोकसभा सीट की यदि उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीट पर भाजपा काबिज होने की बात भाजपा खुद अपने आप कह रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि 5 लोकसभा सीट पर भाजपा आ सकती है, या आपकी लोकसभा सीट पर आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो पक्का सुनिश्चित है कि उत्तराखंड में 5 सीटें जो है भाजपा के हिस्से में रहेंगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि किसी और के पक्ष में जाए। विपक्ष की बात करें तो कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई भी प्रत्याशी इस काबिल नहीं है कि फिलहाल हम उसको वोट दें, क्योंकि भाजपा इस टाइम जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जी, मैं तो जो है ना, जो ऐसी सरकार, स्थिर सरकार चाहिए जिसमें जो है ना, इस सरकार में कोई परेशानी तो कोई नहीं। सिर्फ ये सरकार सिर्फ इसलिए आदमी डरता है, ये हिंदू मुसलमान करती है, बाकी कुछ नहीं। भय कोई नहीं मुसलमान को इनसे इस समय, क्योंकि हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लड़ रहे हैं यहाँ से। ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कोई 4 साल सरकार चलाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया। और इस समय भी 5 सीटें जो है ना भाजपा की निकल रही है, कांग्रेस का तो यहाँ खाता भी नहीं खुल पाएगा। आपने एक बात कही अभी कि इस सरकार में लोग डरते हैं हिंदू मुस्लिम से, और मुस्लिम को कुछ खतरा भी नहीं है, तो डर किस प्रकार का लगता है? जी, डर तो यही है ना कि दूसरा पक्ष कराता है झगड़ा, भाजपा का नाम आता है, समझे जी। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उकसाती है? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस की उकसाती है। इसमें कांग्रेस की ही गलती है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को दिया क्या है?
हम ये बात जानना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान में उलझा के रखा। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।